हेलो एवरीवन। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, द यूनियन पार्लियामेंट हमारा चल रहा है इंडियन पॉलिटी के अंदर, जिसके ऑर्गन्स जो पार्लियामेंट के होते हैं वो तीन होते हैं: लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। दो ऑर्गन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लोकसभा और राज्यसभा हम अपने लास्ट वीडियोज़ में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वह है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनको आप एग्जीक्यूटिव हेड या हेड ऑफ स्टेट कहते हैं, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव हेड क्या होता है ये मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको डिफाइन करूँगा। अंडर आर्टिकल 52 टू 78 आप प्रेसिडेंट की सारी चीज़ें देखेंगे, उनका टर्म क्या है, उनका ओथ क्या है, उनकी पावर्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपको आर्टिकल 52 से 78 के अंदर देखने को मिलती हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो प्रेजेंटली हैं वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। ठीक है। ये आपकी फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है जो कि प्रेसिडेंट की पोस्ट तक पहुंची हैं। तो ये एक चीज़ भी यहाँ पर देखने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन इतना बढ़िया तरीके से डेवलप किया गया है कि हर किसी को प्रेसिडेंट तक पहुंचने की रीच है। कब बनी है प्रेसिडेंट? 25 जुलाई 2022। 5 इयर्स का ये टेन्योर रहता है, तो अभी इनका टेन्योर है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और ये रहा हमारा पहला स्लाइड आज का, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट्स एन ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनरी बॉडी है, जैसे कि आपको बता दिया गया है। प्रेसिडेंट जो है ये हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होते हैं। ही और शी इज ऑल्सो हेड ऑफ स्टेट एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ये हेड ऑफ स्टेट हैं, फर्स्ट सिटीजन मानी जाती है कंट्री की। ठीक है, जो भी है अभी है तो शी और ही, ठीक है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाता है। हालांकि भारत देश के अंदर क्या है, देखिए भारत के अंदर आपको ये समझना होगा कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या है, however the form of government is not presidential, makers of our constitution established parliamentary system of government। हमारा जो देश है ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के तौर पे चलता है। ठीक है, यहाँ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट नहीं है, ये आपको समझना होगा। इसीलिए इनको क्या बोला गया है, इनको एग्जीक्यूटिव हेड बोला गया है। ठीक है, जो एक्चुअल में आप समझ लीजिए जैसे सरकार है, गवर्नमेंट है, उनके हेड हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। तो सारे जो डिसीजन लेते हैं, सारे जो काम करते हैं वो आपके प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन ये सारा कुछ किसकी देख रेख में होता है? ये होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की देख रेख में। इसीलिए इनको एग्जीक्यूटिव हेड माना जाता है। आप अमेरिका के अंदर देखेंगे तो अमेरिका के अंदर क्या होता है, एक गवर्नमेंट होती है, वहाँ प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। ठीक है, तो वहाँ जो गवर्नमेंट है वो आप मान सकते हैं वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। भारत देश के अंदर ऐसा नहीं है। भारत देश के अंदर जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दैट इज नॉन प्रेसिडेंशियल, यानी यहाँ पर गवर्नमेंट को रन करने का जिम्मा जो है वो प्रधानमंत्री का है। और जो आपके प्रेसिडेंट है वो हमारे, आप समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन हैं। ठीक है, उनको जो है ये किसके एडवाइस पे चलना होता है? प्रेसिडेंट इज टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ एज द हेड। ठीक है, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके हेड प्रधानमंत्री होते हैं और प्रेसिडेंट को उन्हीं के एडवाइस के तौर पर आगे बढ़ना होता है। ठीक है, चलते अगली स्लाइड की ओर। क्वालिफिकेशन, अब प्रेसिडेंट है, चूज करना है तो किस तरीके से क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती हैं। तो पहला आप देख सकते हैं अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो सबसे फर्स्ट है कि भाई भारत का नागरिक होना इम्पॉर्टेंट है। सेकंड है मस्ट कंप्लीट द एज ऑफ 35 ईयर्स। ठीक है, 35 ईयर्स से ज़्यादा की एज होनी चाहिए। थर्ड है टू क्वालिफाई टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। उनकी जो क्वालिफिकेशन है, जो लोकसभा के मेंबर्स के दौरान आपको क्वालिफिकेशन बताई हुई है वो सारी फुलफिल करनी चाहिए। ठीक है, तभी आप प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, A candidate for presidential election should not hold an office of profit। ठीक है, अब ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हम बहुत बार पढ़ चुके हैं तो बहुत ज़्यादा मैं इसमें डिटेल नहीं जाऊंगा। किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड ना करता हो वो कैंडिडेट जो इलेक्शन में जा रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ आगे समझनी है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट में नहीं होना चाहिए। लेकिन हाउएवर अ पर्सन इज नॉट डीम्ड टू होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन केस ही शी इज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर ईदर ऑफ अ होम यूनियन और अ स्टेट। ठीक है, यानी हर वो आदमी एलिजिबल होगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में बैठा हुआ नहीं माना जाएगा। यानी वो कौन है? प्रेसिडेंट,
वाइस प्रेसिडेंट यानी सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट, सिटिंग प्रेसिडेंट, गवर्नर है किसी स्टेट के, मिनिस्टर हैं चाहे यूनियन में है चाहे स्टेट में है, उनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करना नहीं माना जाएगा। वो एलिजिबल होंगे आपके प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन के लिए। A person holding the office of the Speaker of Lok Sabha and State Assembly may contest presidential election। ये लोग भी contest कर सकते हैं। और अगर MP में contest presidential election, if elected he she will be deemed to have the vacant seat on the day you enter upon the office of president। ठीक है, अब कोई MP है कोई भी है, ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के, और जीतने के बाद इन्हें क्या करना होता है, अपनी सीट को वेकेट करना होता है। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर आपने क्या समझा, यहाँ पे आपने ये समझा कि क्वालिफिकेशन में यहाँ पे बताया गया कि देखिए सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, 35 ईयर्स की एज होनी जरूरी है, क्वालिफाइड होना चाहिए वो मेंबर ऑफ लोकसभा बनने के लिए, और साथ में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करता हो। लेकिन यहाँ पे क्लॉज डाला हुआ है कि अगर प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, या आपके गवर्नर हैं, आपके मिनिस्टर्स हैं, आप स्पीकर ऑफ लोकसभा है, स्टेट असेंबली के अंदर हैं, तो ये प्रॉफिट ऑफ ऑफिस नहीं माने गए इस इलेक्शन के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट होता है वो प्रपोज किया जाता है बेसिकली। ठीक है, कि भाई ये हमारे प्रेसिडेंट के कैंडिडेट होंगे। मान लीजिए आपके एनडीए गवर्नमेंट है, आपकी यूपीए है, ये लोग अलग अलग पार्टी के, भाजपा हो गया, आपके कांग्रेस हो गए, ये लोग अपने अपने कैंडिडेट्स को इलेक्शन में उठा सकते हैं। लेकिन इनका एक प्रपोजल है जो 50 मेंबर्स जिसमें चाहिए होते हैं, यानी 50 लोग किसी एक आदमी को सपोर्ट करेंगे, वही आदमी जाकर क्या कर सकता है, आपका प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उठ सकता है। ठीक है, पहले ये नंबर जो था 10 था, 10 प्रपोजर थे, 10 प्रपोजर थे और 10 उसमें सेकेंडर्स रहते थे। ठीक है, अब ये होता था लेकिन ये चेंज कर दिया गया, अब ये नंबर हो गया 50, 50 ये नंबर हो गया है। अब 50 लोग चाहिए होते हैं आपको नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। ठीक है, तो ये आपने एक बदलाव देखा है 1997 में। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा अगला स्लाइड है, टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, कितने साल के लिए कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है, तो 5 साल के लिए ये टर्म है भारत देश के अंदर में, जो है 5 साल के लिए आप बन सकते हैं, और आप इलेक्शन में री इलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी कहा ना, एक सिटिंग प्रेसिडेंट भी आपका पार्टिसिपेशन कर सकता है अगले इलेक्शन में। ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो री इलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं बन सकते, री इलेक्ट हो सकते हैं। ही शी में बाय राइटिंग टू द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर मान लीजिए कि प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है, तो क्या करेंगे, अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है, उन्हें वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देना होता है। ठीक है, और अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करना होता है, उन्हें प्रेसिडेंट को रिजाइन देना होता है। ठीक है, द रेजिग्नेशन हैज टू बी कम्युनिकेटेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट उसको आगे कम्युनिकेट करेंगे लोकसभा के स्पीकर को। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्या होते हैं, रेजिग्नेशन होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके जो है जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अपने लिए अपनी पोस्ट को छोड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। वैकेंसी इन द ऑफिस। ठीक है, अब वैकेंसी किस तरीके से होगी, तो देखो, पहला एक्सपायरेशन ऑफ टर्म, यानी टर्म खत्म हो जाए, यानी 5 साल जो भी हमने कहा कि 5 साल का टर्म है वो खत्म हो जाए। दूसरा, जो भी हमने कहा था कि रिजाइन दे सकते हैं, तो रेजिग्नेशन, अगर रिजाइन कर देते हैं तो ऑब्वियसली ऑफिस खाली हो गया, वेकेट हो गया, नया इलेक्शन कराना पड़ेगा। तीसरा, अगर इन केस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, यानी ड्यूरिंग हिज टेन्योर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, तो ऑफिस को वेकेट माना जाएगा। और चौथा है इम्पीचमेंट, यानी प्रेसिडेंट को रिमूव करने का एक प्रोसेस होता है जिसको आप इम्पीचमेंट कहते हैं। तो अगर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो जाए, उसको रिमूव कर दिया जाए, तो भी जो ऑफिस है वो खाली हो जाएगा। तो 4 तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिस ऑफ जो प्रेसिडेंट है उसकी वैकेंसी आ जाती है। ठीक है, इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी कॉज्ड बाय एक्सपायरेशन ऑफ टर्म शुड बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म, हाउएवर द प्रेसिडेंट कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल द सक्सेसर एंटर्स अपॉन द ऑफिस। ठीक है, आप देखिए क्या प्रथा बनाई गई है कि प्रेसिडेंट क्या करता है। देखिए, प्रेसिडेंट का टर्म खत्म हो रहा है, उससे पहले क्या होता है, नए प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो जाता है। अब प्रेसिडेंट हैंड ओवर करता है, आप देखेंगे अभी तो उनकी पूरा वो चलता है उनके साथ। ठीक है, वो देखेंगे आपने घोड़ा वगैरह। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी भी होती है,
तो क्या करता है, नया जो प्रेसिडेंट आता है ना, वो पुराने वाले को छोड़ के आता है, नया उसको छोड़ के आता है, पुराना वाला उसको लेने जाता है। तो ये सारी चीज़ें, ये प्रॉपर एक हैंड ओवर होता है, प्रॉपर एक सेरेमनी कराई जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, आपको देख सकते हैं कभी, अगर अभी 2027 में ये चीज़ें होंगी तो आप उसमें देखिएगा किस तरीके से वो होता है। इफ़ अ वैकेंसी ऑकर बिकॉज ऑफ अदर रीजन, तो ये तो हो गया कि भाई टर्म खत्म हो गया, नया प्रेसिडेंट आना है, तो जाहिर सी बात है वो होगा। लेकिन अगर किसी और रीजन से होता है, यानी प्रेसिडेंट रिजाइन कर देता है, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो जाता है या डेथ हो जाती है, तो इन केस में क्या होता है, नया प्रेसिडेंट इलेक्ट करा जाता है 6 मंथ के अंदर, यानी 6 महीने से ज़्यादा आप इस पोस्ट को खाली नहीं रख सकते हैं। अब इस दौरान काम कौन करता है, इस दौरान यहाँ पे बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट जो आपके हैं वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं बनते हैं कि बन गए बस, हो ये एक्टिंग प्रेसिडेंट होते हैं, यानी इनका रोल उस दौरान प्रेसिडेंट का होता है। ये बेनिफिट्स भी प्रेसिडेंट के लेंगे इस दौरान, लेकिन ये प्रेसिडेंट नहीं होंगे, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट आप इनको कह सकते हैं। अगर इनकेस आपके वाइस प्रेसिडेंट नहीं अवेलेबल हैं, ड्यू टू सर्कमस्टांसेस आपके वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस भी खाली है, तो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इस दौरान करेंगे, वो भी नहीं है सीनियर मोस्ट जज, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनता चला जाता है। ये एक्टिंग प्रेसिडेंट की बात हो रही है, ठीक है, एक्टिंग प्रेसिडेंट इन्हें बोला जाता है, ये प्रेसिडेंट नहीं है पूरी तरीके से, ठीक है। बाकी जो प्रेसिडेंट है उनको भैया फुल्ली फर्निश्ड घर मिलता है, प्रेसिडेंट हाउस आपने देखा होगा, कोई पेमेंट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। अलाउंसेस मिलते हैं, अलाउंसेस को आप उनके टेन्योर के दौरान घटा नहीं सकते, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई प्रेसिडेंट ने जब ज्वाइन किया उनके कुछ अलाउंसेस थे और उसके बाद पार्लियामेंट ने कहा कि भाई हमें ये चेंज करना, नहीं कर सकते। आपको टेन्योर खत्म होने का ही वेट करना होगा, आप उनके टर्म ऑफ ऑफिस के दौरान कोई भी अलाउंसेस चेंज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब अभी हमने देखा कि भाई प्रेसिडेंट है, पोस्ट खाली हो गई, अब उसको भरना है तो इलेक्शन कराना होगा। इलेक्शन का प्रोसेस क्या है वो देख लेते हैं। प्रोसेस फॉर इलेक्शन, इलेक्शन का प्रोसेस क्या है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ इंडियन यूनियन, प्रेसिडेंशियल पावर एक्सटेंड बोथ टू द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, देयरफॉर इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नॉट ओनली MPs बट MLA ऑल्सो हैव अ वॉइस, ठीक है। आपको यहाँ पे समझना होगा, कल हमने एक चीज पढ़ी थी, हमने कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमने पढ़े थे, हमने कहा था 3 टाइप के आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होते हैं। जैसे मैंने कहा था 3 तरीके से अमेंडमेंट हो सकता है। थर्ड वाला जो अमेंडमेंट आपने पढ़ा होगा उसमें मैंने आपको कहा था स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, प्लस आपको चाहिए स्टेट का वहाँ पे एग्रीमेंट कि स्टेट भी आपके साथ राजी होने चाहिए। तो वही चीज़ आपको देखो यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट की पावर है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पे काम नहीं करती है, वो स्टेट गवर्नमेंट पर भी लागू होती है। यानी प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट। इसीलिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो वोट होता है ना, वो MP तो करते ही हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLA भी करते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी स्टेट असेंबली यानी विधानसभा जिसको आप कहते हैं, विधानसभा के लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं और आपके संसद यानी पार्लियामेंट के लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि देखो दोनों पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। किस तरीके से इलेक्शन होता है, क्योंकि देखिए ऐसा है कि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है यहाँ पर, भारत देश के अंदर डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। जैसे अमेरिका के अंदर क्या होता है, अमेरिका के अंदर एक इलेक्शन होता है, वहाँ क्या होगा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा और उसके बाद सीनेटर बनते हैं, ठीक है, वो अपनी मर्जी से सीनेटर रख लेते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो सीनेटर जो है प्रेसिडेंट ही सब कुछ देखता है उनका कामकाज, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन लोकसभा के होते हैं जिसमें आपके प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है, और स्टेट के होते हैं जिसमें आपके मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ना तो आपके गवर्नर का कोई इलेक्शन होता है, ना तो आपका प्रेसिडेंट का कोई इलेक्शन होता है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, इन अदर वर्ड्स ऑर्डिनरी सिटीजन प्ले नो इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द इलेक्शन, ठीक है। जो आम नागरिक है वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं लेता है। क्या क्या रीज़न है, देखिए, रियल पावर रिसाइड्स एल्सवेयर, ठीक है। देखिए आपको ये समझना होगा कि जो असली पावर है वो किसके पास है देश के अंदर, वो प्रधानमंत्री के पास है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है, ठीक है। इसलिए ये एक बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सही तरीके से इसको चलाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसीलिए क्या करा, जब संविधान बना तो उन्होंने इसको कहा कि भाई ये कैसा एक मैटर होना चाहिए। उन्होंने कहा दिस हैज़ टू रिमेन अ क्वाइट एंड डिग्निफाइड अफेयर, यानी जो ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन है ये बहुत अच्छे से होना चाहिए, बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से होना चाहिए, ताकि भाई इसमें बहुत ज़्यादा टाइम खराब ना हो, बहुत ज़्यादा पैसा खराब ना हो, ठीक है। दूसरा क्या रीज़न बोला गया, ये बोला गया कि भाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। देखिए अगर पूरा देश इसमें पार्टिसिपेशन लेगा और सिंगल वहाँ पे जो
कैंडिडेट है, 1 है, 2 है, 3 कैंडिडेट होंगे, इससे ज़्यादा क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा करने के लिए। तो ये चीज़ें, इसके अलावा ये भी बोला, ये भी माना गया कि भाई देखिए, उन्होंने कहा कि हमें कोई डाउट नहीं है लोगों के जजमेंट पे, पर बहुत पावर आ जाएगी लोगों के हाथ में, तो इस चीज़ को भी कंट्रोल करने के लिए डायरेक्ट इलेक्शन अवॉइड करा गया। इसीलिए जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है वो इन 3 कारणों की वजह से क्या है, आपके डायरेक्टली नहीं होते हैं, ठीक है। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये है हमारी अगली स्लाइड। अब आपको भी क्या बताया गया, आपको बताया गया कि इलेक्शन जो है वो डायरेक्टली नहीं होते, इनडायरेक्टली होते हैं। तो कौन होते हैं ये इनडायरेक्टली वाले? इलेक्टोरल कॉलेज, ये आपको समझना होगा। इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करते हैं। अब इस इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स कौन होंगे? तो पहला, इसके जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स होंगे, द इलेक्टेड, ये ध्यान देना, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, हाउस के अंदर 2 टाइप के मेंबर्स हैं, एक है इलेक्टेड, एक है नॉमिनेटेड, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर्स को पार्टिसिपेशन करने का कोई हक नहीं है। रीजन उसका क्या है? नॉमिनेटेड मेंबर्स जो नॉमिनेट करे गए वो प्रेसिडेंट ने ही करें, यानी प्रेसिडेंट ने ही उनको हाउस के अंदर सीट दी है। तो अब क्या होगा, जाहिर सी बात है, इसमें एक बायस डिसीजन हो सकता है। उन्होंने कहा कि भाई सिटिंग प्रेसिडेंट है, इन्होंने हमें मौका दिया है, हम डायरेक्ट वोट दे देंगे। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या करा गया, नॉमिनेटेड मेंबर्स को कहा गया भैया आप वोटिंग से बाहर रहेंगे, आपको वोटिंग करने का राइट नहीं है प्रेसिडेंट के केस में। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज योर लोकसभा एंड राज्यसभा, और सेकंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, ठीक है। अब बोला गया ना कि दोनों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो देखो, सेंटर का भी पार्टिसिपेशन है, स्टेट का भी पार्टिसिपेशन है, ठीक है। तो दोनों वोट करेंगे, लेकिन वैल्यू जो होगी ना वोट की वो अलग अलग होगी। देखिए, ए है हमारा वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो स्टेट है उसके जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनके वोट की क्या कीमत है। एक एक जो एमएलए वोट करेगा उसके वोट की क्या कीमत होगी, किस तरीके से देखा जाएगा। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द पॉपुलेशन स्टेट कंसर्न बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द असेंबली, द क्वोशिएंट सो ऑब्टेन्ड इज डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा आसान तरीके से आपको समझा लेता हूँ। आप मान लीजिए एक स्टेट की पॉपुलेशन ये है, ठीक है। आपने कहा कि भाई एक स्टेट की पॉपुलेशन 1 लाख है, 10 लाख है, 1 करोड़ है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। और वहाँ जो एमपी हैं, सॉरी जो एमएलए हैं वो 250 है। तो क्या करा जाएगा, स्टेट की पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट, आपने क्या करना है, आपने पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट डिवाइड बाय, आप करेंगे कि भैया यहाँ कितने एमएलए हैं, ठीक है। इन्होंने कहा भाई 1 करोड़ पॉपुलेशन है, 250 एमएलए हैं, उसको आपने 1000 से डिवाइड किया, 40, यानी एक एमएलए का जो वोट का पावर है वो 40 ये नंबर है वो निकल के आया, ठीक है। कि इनकी वैल्यू कितनी होगी, 40 की वैल्यू होगी, ठीक है। और अलग अलग स्टेट की देखो अलग अलग वैल्यू होगी, क्यों? अब मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश आपको ही पता है बहुत बड़ा स्टेट है, तो वहाँ कितनी पॉपुलेशन है और वहाँ कितने एमएलए हैं, उसको डिवाइड किया जाएगा, एक नंबर निकलेगा, तो वो अलग हो सकता है। कोई छोटा राज्य है भाई जहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है, वहाँ अलग निकलेगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली फॉर द 2022 इलेक्शन वेरिड, कैसे हुआ देखो, सबसे कम सिक्किम 7, सिक्किम के जो एमएलए हैं उन्होंने जितने वोट किए गए, हर एमएलए की वोट की जो वो है वो 7 है, ठीक है, कि 7 के बराबर वो माना जाएगा। और उत्तर प्रदेश में 208। तो ये थोड़ा सा ये भी रहता है कि जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ के जो लोग हैं जो एमएलए वोट करेंगे उनका वोट जो है वो थोड़ा सा प्रिवेल कर जाता है, ठीक है। देखो 208 के बराबर ये वोट है, ये 7 के बराबर है। ये 10 लोग भी वोट करें ना 70, और ये 10 वोट करेंगे तो सीधा 2000 पहुंच जाएगा, ठीक है। अब ये तो था आपका स्टेट असेंबली के जो लोग होंगे जो एमएलए हैं उनका वोट का क्या है। अब ये आप देख लीजिए पार्लियामेंट के जो लोग हैं उनका कैसे होगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ईच इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल हैव सच अ नंबर ऑफ वोट्स as may obtained by dividing the total number of vote assigned to MLA of the state by the total number of elected members of parliament, ठीक है। अब इसको भी हम थोड़ा सा इजी करके समझाते हैं आपको। ये आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, ये कह रहा है टोटल नंबर्स ऑफ वोट असाइंड टू एमएलए ऑफ ऑल स्टेट, जितने नंबर ऑफ वोट पूरे देश के जो एमएलए हैं सबको मिलाकर जो आया वो यहाँ पे लिखा। हमने कहा कि भाई 1 लाख वोट आया एमएलए का, ठीक है।
मतलब जितना दिया गया कि भाई ठीक है इसको, इसका पूरे स्टेट का, पूरे देश के अंदर जितने स्टेट है उनके जो एमएलएस का वोट का टोटल आएगा वो यहाँ रखा जाएगा, और नीचे रखा जाएगा आपके एमपी। ठीक है, तो आपके एमपी आपने कहा भाई 500 एमपी है, अब ये कट के आएगा आपने ये 200, आपने कहा 200, ये नंबर है कि भाई 200, एक एमपी जो वोट करेगा उसके वोट की जो वैल्यू होगी वो 200 होगी। ठीक है, यही 2022 में एक एमपी की वोट की जो वो थी वो 708 थी, यानी एक एमपी ने जो वोट किया है ना वो 708 के बराबर माना जाएगा। ये है इसके वोट की पावर। यानी आपको ये समझना है कि प्रेसिडेंट में वोट जब होता है तो एमपी और एमएलए, ऐसा नहीं है कि एक एमपी एक वोट। ठीक है, ये नंबर है 708 के बराबर, ये नंबर है देखो 208 7। ठीक है, तरीका मैंने आपको बता दिया किस तरीके से ये काउंट किया जाता है, कैसे देखा जाता है कि एक एमपी या एक एमएलए की वोट की पावर कितनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब ये वोट होता कैसे है, देखो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। ठीक है, इलेक्शन इज बाय सीक्रेट बैलेट, सीक्रेट बैलेट से होता है अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अंडर दिस सिस्टम ऑल कैंडिडेट आर लिस्टेड एंड इलेक्टोरल गिव्स देम नंबर अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस। क्या होता है, मान लीजिए 4 लोग हैं तो उन्होंने कहा भाई पहले में ये, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये, 4 कैंडिडेट है। ठीक है, और उसी हिसाब से क्या होता है, इनको भी दिया जाता है पर्ची। इन्होंने कहा भाई 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो वोट करने वाले हैं उन्होंने क्या करा, उसने कहा कि भाई पहले में मेरा कैंडिडेट है ये, दूसरे में, तो आपको प्रेफरेंस भरने होते हैं। मतलब ऐसे वोटिंग नहीं होती है जैसे लोकसभा की वोटिंग कैसी होती है। लोकसभा की वोटिंग में क्या होता है, आपको एक स्लिप मिलती है, उसमें आप जिस भी पार्टी को वोट देना चाहते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि 5 को आप वोट दोगे, आपको 3 नंबर को वोट देना तो आप सिर्फ 3 नंबर को वोट दे सकते हो। ये होता है लोकसभा का इलेक्शन। प्रेसिडेंट में ऐसा नहीं होता। प्रेसिडेंट में ऐसा होता है कि आपने कहा कि भाई 4 कैंडिडेट हैं और चारों ही मुझे पसंद है, लेकिन ऐसा है कि आपने कहा पहले नंबर पे भाई ये मेरा कैंडिडेट है, अगर चलो ये नहीं जीता तो ये मेरा कैंडिडेट है, ये मेरा कैंडिडेट है, ये मेरा कैंडिडेट है। आप 4 प्रेफरेंस, 5 प्रेफरेंस, 10 प्रेफरेंस जितने हैं आप भर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका वोट एक को ही जाएगा। ठीक है, आपका प्रेफरेंस देखा जाएगा वहां पे कि आपने किस तरीके से दिया। ठीक है, अंडर द सिस्टम ऑल द कैंडिडेट आर लिस्टेड एंड इलेक्टोरल एवरी वोटर मे मार्क द बैलेट पेपर एज मेनी प्रेफरेंस एज देयर आर कैंडिडेट। ठीक है, 10 प्रेफरेंस आर एक्सप्रेस इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, यानी ये प्रायोरिटी कि भाई देखो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, इसी तरीके से वोटिंग होती है। ठीक है, और इलेक्टोरल शेल प्लेस द फिगर 1 ऑपोजिट टू द नेम। ठीक है, वही नाम के वहाँ पे यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये 1 नंबर पे, ये मेरा 2 पर है, ये मेरा 3 पे, ये मेरा 4 पे, ये मेरा 5 पे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आपने अगर सारे नहीं भरे तो आपका जो वोट है वो काउंट नहीं होगा, वोट काउंट होगा। बैलेट पेपर इज नॉट इनवैलिडेटेड इन केस द वोटर फेल्स टू मार्क ऑल द प्रेफरेंस। आपने सारे प्रेफरेंस अगर नहीं भरे तो आपका वोट कैंसिल नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि वोट कैंसिल, लेकिन माना जाएगा कब, it becomes invalid however if first preference is marked against more than one candidate। आपने एक कैंडिडेट से ज्यादा को 1 लिख दिया, आपने कहा कि देखो भाई ये भी मेरी पहली पसंद है और ये भी मेरी पहली पसंद है, तो भी गया हिसाब किताब। दूसरा कब वैली इनवैलिड हो जाएगा कि आपने कहा कि ये 2 नंबर पे है, ये 3 पर है, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 1 का है, 1 तो है ही। आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होना इंपॉर्टेंट है। ये है वोटिंग का तरीका इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, आपने ध्यान देना है कि फर्स्ट प्रेफरेंस भरा होना जरूरी है। दूसरा आपने ध्यान देना है कि फर्स्ट प्रेफरेंस एक से ज्यादा बार नहीं भर सकते, यानी 2 लोग आपकी फर्स्ट चॉइस नहीं हो सकते। देखो फर्स्ट तो एक ही आएगा, क्लास में फर्स्ट एक ही आता है। इस तरीके से हमारा वोटिंग होता है। अब देखते हैं अगली स्लाइड। अब देखो ये तो हो गया वोटिंग। अब समझते हैं कि ये जो वोट होते हैं इनको काउंट कैसे किया जाता है। ठीक है, अब ये तो बड़ा डिटेल हो गया क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूजिंग प्रोसेस है। हमें इसको पूरा रीड करके समझाऊंगा, आपको लगेगा बड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, पहले आप यहाँ पर देखिए, फर्स्ट प्रेफरेंस के जो वोट होते हैं वैलिड वोट आर सॉर्टेड आउट फर्स्ट। सबसे पहले देखा जाता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस में वोटिंग। ठीक है, नेक्स्ट द इलेक्टोरल कोटा इज फाउंड बाय डिवाइडिंग। इलेक्टोरल कोटा निकाला जाता है, ये निकाला जाता है कि भाई किस तरीके से डिसाइड होगा कि विनर कौन है। कैसे डिसाइड होगा, 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। अब फर्स्ट में किसी का
वोट है, सेकंड में किसी का वोट है, थर्ड में किसी का वोट है, फोर्थ में, तो कैसे डिसाइड करेंगे आपके जीतेगा कौन? तो क्या होगा, आप क्या करेंगे, द टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस वोट बाय 2 एंड एडिंग 1 टू द रिजल्ट। ठीक है, जो भी आपका टोटल वोट आएगा कहां पर, डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस में जो वोट होंगे उनको जोड़ा जाएगा, और वो ऐड होके अगर 10,000 आता है उसको डिवाइड बाय 2 करा जाएगा, तो 5,000 हो गया, प्लस 1, 5,000 एक, यानी जिस भी कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस में 5,001 वोट मिले वो विनर होगा। ठीक है, यानी ऐसे देखा जाता है कि आपने देखा कि भाई फर्स्ट प्रेफरेंस में यहाँ पे 50 वोट हैं, इधर 100 हैं, इधर 200, ऐसे करके सारा जोड़ा जाएगा। क्योंकि देखो एक चीज़ जो आपने याद रखनी है वो क्या रखनी है कि ये 5,000 10,000 कैसे आ रहा है, ये 10,000 ऐसे आ रहा है कि हर एमपी की, हर एमएलए की वोट की जो कीमत है वो अलग अलग है। ठीक है, हर उसके वोट की वैल्यू अलग है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस देखा जाता है पहले, बाकी कुछ नहीं देखा जाएगा, सिर्फ देखा जाएगा फर्स्ट प्रेफरेंस में टोटल वोट्स कितने आए। आपने देखा कि भाई उत्तराखंड की जो असेंबली है यहाँ से फर्स्ट प्रेफरेंस में 2,000 वोट हैं। आपने कहा पार्लियामेंट से इतने वोट है, यहाँ से इतने वोट है, उत्तर प्रदेश से इतने वोट है, यहाँ से हर जगह के वोट गिने जाएंगे, सिर्फ फर्स्ट प्रेफरेंस देखा जाएगा। जितना भी टोटल आएगा फर्स्ट प्रेफरेंस का उसको डिवाइड बाय 2 करा जाएगा, प्लस 1 करा जाएगा, 5,001। अब देखा जाएगा जीत के लिए कैसे देखना। जीत के लिए मुझे चाहिए 5,001। जो भी कैंडिडेट का फर्स्ट प्रेफरेंस में 5,000 वोट, 5,001 वोट अगर आ गया वो विनर हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है इतना आसानी से, क्योंकि देखो बहुत मिक्स मैच है ना। यहाँ पर एक कैंडिडेट है उसको फर्स्ट पे 2 बार लिखा है, सेकंड पे 3 बार लिखा है, ऐसे करते करते तो अलग अलग चीज़ें होंगी। तो फर्स्ट कैंडिडेट अगर 5,001 पे पहुंच जाता फिर तो बात खत्म हो गई, फिर तो वहीं पे काउंटिंग, वहीं पे डिसीजन, बात खत्म। लेकिन इतना ईजी नहीं है। अगर ऐसा ना होता है तो क्या होगा, देखो, in order to be elected as a candidate must get vote at least equal to the quota that is a clear majority of vote। अगर मैंने कहा 5,001 मिल गया तो आपका वहाँ पे डिक्लेयर हो जाएगा कि भाई जो फर्स्ट प्रेफरेंस वोट है वो कंसीडर कर दिया जाएगा और वहाँ पर आपके कैंडिडेट को जिता दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, इन केस नो कैंडिडेट सिक्योर द फिक्स्ड कोटा ऑफ द वोट, अगर कोई भी कैंडिडेट जीत नहीं पाता है, 5,001 वोट सिक्योर नहीं कर पाता है, तो वहां पे क्या होगा, कैंडिडेट विद द लीस्ट नंबर ऑफ वोट, जिस कैंडिडेट को सबसे कम वोट मिले होंगे वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, 4 कैंडिडेट थे, 4 नंबर को सबसे कम वोट मिले, इसको हटा देंगे, इसको हटाया। अब क्या होगा, इसको जब हटाया ना, इसके वोट्स कहाँ जाएंगे, हिज वोट्स आर ट्रांसफर टू दीज those for whom the voter have indicated second preference। यानी 4 लोग उठे हुए थे, ये ए उठा हुआ था, बी उठा हुआ था, सी उठा था, डी उठा था। इसको थोड़ा सा आपके मान लीजिए 4 लोग हैं, ए बी सी डी, ये 4 लोग उठे। ठीक है, इसको मिले मान लीजिए 500 वोट, इसको मिले 300, इसको मिले 200, इसको मिले 100, सबसे कम वोट इसको मिले, खत्म। ये तो बाहर हो गया। इसके वोट का क्या होगा, अब जिसने भी इसको वोट किया है उसने कैसे वोट किया होगा, उसके पास पर्ची ऐसे थी ना, 1 2 3 4 भरो, यहाँ पर डी लिखा है और इस पर्ची में लिखा है बी, तो इसका इस स्लिप का जो वोट है वो बी को जाएगा। अगली कोई पर्ची है उसमें 1 पे लिखा था डी, सेकंड में लिखा था ए, इस स्लिप का वोट ए को जाएगा, और इस तरीके से उसका टोटलिंग होगी। ठीक है, ऐसी फॉलो होगा। उसकी जितने भी वोट्स हैं, ये 100 वोट है ना, ये सारे 100 वोट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ऐसा नहीं किसी एक को चला जाएगा। वो हो सकता है 50 इसको मिल जाए, 10 इसको मिल जाए, 40 इसको मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि जिसने भी डी को वोट करा है नंबर 1 पे, उसने नंबर 2 पे किसका नाम डाला है। ठीक है, और अगेन एमपी का वोट रहा तो भाई ज़्यादा मिलेगा क्योंकि एक वोट की कीमत ज़्यादा है। एमएलए का रहा तो कम मिलेगा, और उत्तर प्रदेश का एमएलए रहा तो भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि इस तरीके से प्रोसेस चलता है, और ये तब तक चलेगा जब तक कि हमें क्लियर एक मेजॉरिटी ना मिल जाए, यानी ये नंबर ना मिल जाए।
अगर जो मैंने प्रोसेस कहा जहां पे मैंने कहा कि डी को सबसे कम वोट मिले, अगर इसके वोट बांटने के बाद भी 5001 का टोटल नहीं मिलता है तो फिर देखा जाएगा, उन्होंने कहा भाई सी को भी कम वोट। अब सी के साथ भी सेम प्रोसेस दोहराया जाएगा कि जिसने भी सी को 1 पे रखा था उसने कहा था सी को, उसने 2 पे किसको रखा था वो देखा जाएगा, जिसको भी उसने 2 पे रखा है उसको सारे वोट सी के ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और इसी तरीके से प्रोसेस तब तक रिपीट होगा जब तक कि आपका क्लियर मेजोरिटी पे नहीं पहुंचा जा सके। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब वोट हो गया, इलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, अब ओथ होगी। ठीक है, ओथ यानी शपथ ली जाएगी। प्रेसिडेंट क्या करता है, देखिए कभी भी प्रेसिडेंट बनता है तो वो शपथ लेता है ना भाई कि मैं जो है इस देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका रिस्पेक्ट करूंगा, ठीक है, सही तरीके से काम करूंगा, लॉ एंड ऑर्डर पे फेथ रखूंगा, तो ओथ कराई जाती है। इस ओथ को कराने का काम किसका, इस ओथ को कराने का काम है सीजीआई का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो आपके जज हैं उनका जो हेड होता है उनको आप सीजीआई कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो इनका ओथ कराते हैं। अगर सीजीआई बाई चांस अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया कि भाई सीजीआई नहीं है, तो सीजीआई किसी और को बोलेगा कि जाओ भाई आप प्रेसिडेंट का ओथ कराओ। ठीक है, वैसे सीजीआई रहेगा क्योंकि प्रेसिडेंट का, लेकिन बाई चांस अगर उस दौरान कुछ ऐसा है तो जो सीनियर मोस्ट जज होगा, जो भी सीनियर होगा, जो भी सीजीआई के बाद होगा, सीजीआई उसको भेजेगा, सीजीआई भेजेगा किसी न किसी को। ठीक है, ये सीजीआई का जॉब है। तो बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस द प्रेसिडेंट हैज टू मेक एन ओथ इन द प्रेजेंस ऑफ सीजीआई। द प्रेसिडेंट अंडरटेक्स, ठीक है, उन्होंने क्या कहा, I will faithfully execute the office of president, discharge the function of president of India, preserve, protect, defend the constitution and the law, to devote oneself to the services and well-being of the people of India। ठीक है, ये शपथ जो है आपके प्रेसिडेंट लेते हैं और इस तरीके से आपकी हो जाती है ओथ। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलेंगे। अब मान लीजिए हम सोच रहे हैं सब कुछ हो गया और यहाँ हो गया डिस्प्यूट, हमने तो इलेक्शन करा दिया, ओथ की तैयारी चल रही है कि भैया ओथ है कल, और यहाँ हो गया डिस्प्यूट, इलेक्शन में डिस्प्यूट हो गया, डाउट हो गया, डिस्प्यूट हो गया। किसी ने कहा कि भाई प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन है ये सही तरीके से नहीं हुआ, फेयर तरीके से नहीं हुआ, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी गई, ठीक है, ब्राइबरी करी गई, करप्शन इसमें हुआ है, तो इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको चैलेंज किया जा सकता है। और चैलेंज कहाँ किया जाता है, ये डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट डिसाइडर होगा, चाहे वो प्रेसिडेंट का केस है, चाहे वाइस प्रेसिडेंट का केस है, कुछ भी ऐसे चैलेंजेस आते हैं, इनको डिसाइड करने का राइट सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट उसमें देखेगा कि भाई ये जो चैलेंज है ये सही है या गलत है। ठीक है, उन्होंने कहा भैया इन्फ्लुएंस हुआ था, अनड्यू इन्फ्लुएंस कराया गया, ब्राइबरी कराई गई, यानी रिश्वत जिसे आप कहते हैं, करप्ट प्रैक्टिस विद द इलेक्शन, नॉन कंप्लायंसेस विद द लॉ गवर्निंग द प्रेसिडेंट इलेक्शन। ठीक है, जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें आपने कहा कि भैया इसमें गड़बड़ी भी है। ठीक है, हुआ भी है, क्या नारायण के टाइम पे ऐसा हुआ था, डिसमिस कर दी गई थी वो पिटीशन फाइल भी थी कि भाई ये जो इलेक्शन है ये सही तरीके से नहीं हुआ, फेयर तरीके से नहीं हुआ। तो इसका जो डिसीजन लेता है वो लेता है आपका प्रेसिडेंट। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलेंगे। अब आपने प्रेसिडेंट के टॉपिक में पढ़ा था, वहां पे मैंने आपको एक टॉपिक कराया था जिसमें मैंने कहा था कि प्रेसिडेंट के जो पोस्ट है वहाँ वैकेंसी कैसे निकलती है। अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको एक टॉपिक कराया था अभी वैकेंसी का, उसमें मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई थी। एक कहा था रिज़ाइन, यानी अगर प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर दे, वो आप बहुत आराम से समझते हैं कि अगर रिज़ाइन हो गया तो पोस्ट खाली हो गई। एक मैंने कहा था डेथ, कोई किसी की डेथ हो गई तो पोस्ट खाली हो गई। तीसरा मैंने आपको कहा था कि क्या हो जाए कि आपका जो प्रेसिडेंट है उनका टेन्योर खत्म हो जाए, यानी 5 साल खत्म हो गया, अब नया प्रेसिडेंट आएगा। उसमें आपको 4th पॉइंट देखना है, उसमें 4th पॉइंट में लिखा था इम्पीचमेंट। अब आपको इम्पीचमेंट समझना है कि प्रेसिडेंट को जो चौथा तरीका है निकालने का वह है इम्पीचमेंट। ठीक है, तो इम्पीचमेंट, अब देखिए जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट है, ऐसे तो निकाल नहीं सकते कि भाई कल से मत आओ जॉब पर, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट को निकालने के लिए आपको ये प्रूव करना होगा कि भाई जो प्रेसिडेंट है वो संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हैं, वो सही तरीके से संविधान को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो वायलेट कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, द रेजोल्यूशन टू इम्पीच द प्रेसिडेंट मे बी मूव्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। किसी भी हाउस में ये इम्पीचमेंट प्रोसेस लाया जा सकता है और इसको पास करने के लिए आपको चाहिए होती है 2/3 की मेजोरिटी, जिसको आप कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी है, यानी इससे पास होना चाहिए,
देखिए सेम प्रोसेस है इम्पीचमेंट का। स्पीकर के दौरान मैंने पढ़ाया था कि अगर आपको इम्पीचमेंट प्रोसेस लाना है तो पहले आपको क्या करना होगा, आपको 50 लोग का साथ चाहिए कि भाई हमें इम्पीचमेंट प्रोसेस चलाना है। ऐसा नहीं कि 2 लोगों ने मुंह उठा के कहा कि कल सुबह हम इम्पीचमेंट प्रोसेस चलाएंगे। आपको 50 लोग वहाँ पे लाने हैं, आप इम्पीचमेंट प्रोसेस फॉलो करेंगे, उसके बाद इम्पीचमेंट पे बात होगी, उसके बाद वोटिंग होगी, और वोटिंग जब 2/3 से हो जाएगा तब जाके आपका जो प्रेसिडेंट है वो इम्पीच किया जा सकता है। अब यहाँ पे समझना क्या है, लोकसभा राज्यसभा 2 अलग अलग हाउस है, ठीक है। तो एक हाउस में इम्पीचमेंट प्रोसेस है, दूसरा भी उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, देखेगा, देन द चार्जेस आर इन्वेस्टिगेटेड बाय द अदर हाउस, ठीक है। दूसरा हाउस जो है उसको देखता है, इन्वेस्टिगेट करता है कि जो चार्जेस इस हाउस ने लगाए हैं सही है कि नहीं है, ठीक है। और इस चार्जेस में प्रेसिडेंट के पास राइट है अपेयर होने का, प्रेसिडेंट के पास अधिकार है, ये राइट है कि प्रेसिडेंट जाए और अपनी बात रखे, ठीक है। वो अपना काउंसिल भी रख सकता है, लॉयर भी रख सकता है। उसने कहा भाई देखिए आप इम्पीचमेंट चला रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के पास अधिकार रहता है, वो आता है अपनी बात को रखने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर ये चार्जेस सस्टेन हो गए बाय 2/3 वोट इन द अदर हाउस, द इम्पीचमेंट सक्सीड, द प्रेसिडेंट इज रिमूव फ्रॉम द ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑन विच द रेजोल्यूशन इज पास। लेकिन अगर सेकेंड हाउस, जो मैंने कहा ना लोकसभा में प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट आया था, पास हुआ, राज्यसभा ने इस पर इन्वेस्टिगेट किया और राज्यसभा में भी ये इम्पीचमेंट पास हो जाए 2/3 मेजोरिटी के साथ, तो इम्पीचमेंट प्रोसेस सक्सेसफुल, ठीक है। जैसे हमारा बिल में है ना, लोकसभा जाएगा राज्यसभा जाएगा, सेम इम्पीचमेंट में भी है। अब प्रेसिडेंट को अपने पोस्ट को खाली करना होगा। कब खाली करना होता है? ऑन द डेट विच द रेजोल्यूशन इज पास। जब वो रेजोल्यूशन पास हुआ वहां से वो पोस्ट क्या मानी जाएगी? खाली मानी जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक प्रेसिडेंट। एक बार हम फर्स्ट स्लाइड से देखेंगे, एक क्विक रिकैप हम देखेंगे प्रेसिडेंट में हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत थी हमारी प्रेसिडेंट की। हमने आज जो टॉपिक करा है वो है प्रेसिडेंट। इसमें हमने देखा कि आपका जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्हें आप हेड ऑफ स्टेट, एग्जीक्यूटिव हेड कहते हैं, फर्स्ट सिटीजन आप कहते हैं। आर्टिकल 52 से 78 जो है हमारे प्रेसिडेंट को डिफाइन करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। 52 से 78 आपके प्रेसिडेंट को डिफाइन करता है। नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इस ऑफिस को क्रिएट करता है, ठीक है। और ये जो है नॉन प्रेसिडेंशियल, क्योंकि हमारा देश है, हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसीलिए एक बैलेंस बनाया हुआ है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में। नेक्स्ट स्लाइड, ये था क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है। तो क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं हमें चाहिए होता है सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए, साथ में लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करता हो। इनमें क्या क्या एग्जाम्पशन है? आप प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर या मिनिस्टर हो सकते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा हो सकते हैं, या स्पीकर ऑफ एनी स्टेट असेंबली हो सकते हैं, ठीक है। और साथ में आपको 50 लोगों का सपोर्ट चाहिए, तब जाके आप प्रेसिडेंट के लिए पोस्ट के लिए नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। टर्म 5 साल का टर्म है, ठीक है, 5 ईयर्स का टर्म है, और री इलेक्ट हो सकते हैं। हमारे जो प्रेसिडेंट है 5 साल के लिए बनाए जा सकते हैं और री इलेक्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। रिजाइन करना है तो किसको करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट को लिख कर देंगे, आप रिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगली स्लाइड की तरफ चलेंगे। वैकेंसी कितनी तरीके से खाली होती है? तो 4 तरीके से खाली होती है। टर्म खत्म हो जाए यानी एक्सपिरेशन ऑफ टर्म, रीजन ऑफ डेथ, डेथ हो जाए प्रेसिडेंट की, रेजिग्नेशन हो जाए प्रेसिडेंट का, रिमूवल हो जाए बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट के लिए आपको थोड़ा सा पीछे से वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। इस 4 तरीके से आपका क्या हो जाता है, ये होता है। अगर मान लीजिए टर्म खत्म हुआ आपका, तब तो ठीक है, वो इलेक्शन हो जाएगा खुद ही। लेकिन अगर ये 3 रीजन है तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ, ये तो है। और आप देखेंगे अगर नया प्रेसिडेंट 6 महीने के अंदर अगर डेथ हो जाती है या रिमूवल हो जाता है या रेजिग्नेशन हो जाता है, तो एकदम से तो प्रेसिडेंट आएगा नहीं, तो 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा आप ले सकते हैं, ठीक है। 6 महीने के अंदर अंदर प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना जरूरी होता है। प्रोसीजर क्या है? देखिए वही है, आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्टली पब्लिक इसमें पार्टिसिपेशन नहीं करती है। इसका हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि किस तरीके से ये होता है, इनका इलेक्शन कैसे कराता है। तो देखिए इनका इलेक्शन कराने का काम है आपके इलेक्टोरल कॉलेज का। इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स आपके होते हैं एमपी और एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल द स्टेट्स, ठीक है। और दोनों की वोट की ताकत अलग अलग होती है, ठीक है। स्टेट असेंबली में क्या होता है? पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइड बाय एमएलए जितने हैं उसमें, और सॉरी हाँ 1000 से डिवाइड करेंगे
और एमपी में क्या होगा, जितना टोटल आया पूरे भारत के एमएलए का वोट का टोटल वो इसमें आएगा, और नीचे आएगा आपका टोटल नंबर ऑफ एमपी, जितने एमपी टोटल हैं उनसे डिवाइड करेंगे और वो आपका होगा प्रेसिडेंट के वोट की वैल्यू, उस पर इंसान के वोट की वैल्यू। ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज देखता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, प्रेफरेंस बेसिस पर होता है, यानी एक आदमी एक से ज़्यादा वोट करता है। ठीक है। अगर 4 कैंडिडेट, आप चारों को वोट कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं कि ये मेरी पहली चॉइस है, ये मेरी दूसरी चॉइस है, ये मेरा तीसरा चॉइस है, ये मेरा 5वां चॉइस है। ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे फिल करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अगर ये है काउंटिंग ऑफ वोट्स। ठीक है। तो काउंटिंग ऑफ वोट्स आप जो भी है उस हिसाब से काउंटिंग होती है। ठीक है। और ये एक इलेक्टोरल कोटा निकाला जाता है। ठीक है। इलेक्टोरल कोटा क्या होता है? इलेक्टोरल कोटा इज फाउंड बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर। फर्स्ट प्रेफरेंस पे जितने भी वोट्स मिलेंगे उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, प्लस 1 करेंगे, आपका आ जाएगा। अगर 10,000 वोट है, डिवाइड बाय 2 आपका आया 5,000 प्लस 1, यानी जिस भी कैंडिडेट को 5,000 एक वोट मिल जाएंगे वो आपका प्रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है। अगले उस पर चलते। ओथ होती है, यानी शपथ ग्रहण होता है। ओथ कौन कराता है? ओथ कराता है आपका सीजीआई। सीजीआई का काम है आपका ओथ कराना। ठीक है। जो प्रेसिडेंट की ओथ है उन्हें सीजीआई कराता है। नेक्स्ट स्लाइड। इलेक्शन, अगर यानी डिस्प्यूट आ जाए कि भाई इलेक्शन हुआ, किसी ने कहा कि भाई डिस्प्यूट हुआ, खराब तरीके से हुआ, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इन चैलेंजेस को देखेगा। और ये था हमारा आखिरी स्लाइड आज का, जिसमें हमने बताया कि अगर प्रेसिडेंट को हटाना है, जिसमें 4 तरीके, उसमें एक तरीका है इम्पीचमेंट। तो आपको पार्लियामेंट के अंदर एक रेजोल्यूशन पास करना होगा, जिसको आप इम्पीचमेंट प्रोसेस कहते हैं। वो अगर दोनों हाउसेस पास कर देते हैं विद स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी नहीं, स्पेशल मेजोरिटी, तो आपके जो प्रेसिडेंट है वो इम्पीच हो जाएंगे, यानी उन्हें अपना पोस्ट छोड़ना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगला वीडियो जो होने वाला है उसमें हम प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। किस तरीके से उनके फंक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।